तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का चैप्टर नंबर 1। यानी मैं एक बात करूँ तो चैप्टर नंबर 8 है ये हमारा जो टर्म 2 का पहला चैप्टर है, जो कि है रोजगार के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है ना। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बार बार, जो मैं लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी इसके ऊपर भी मैंने बताया था कि 1 से लेके 4 चैप्टर राष्ट्रीय आय के ऑलरेडी डले हुए हैं। प्लीज पहले उन्हें कर लीजिए, उसके न्यूमेरिकल भी मैंने करवा रखे हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिए पहले। शायद वो मैंने 1 से लेके 4 चैप्टर कंबाइंड कराए हुए हैं 21 से 22 पार्ट में, तो आप प्लीज उसको पहले कर लो ताकि आपका राष्ट्रीय आय वाला जो है नेशनल इनकम वाला अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर आप ये करना स्टार्ट कर लेना। क्लियर है। चलो मैं आपको वीडियोस लगातार देता रहूंगा ताकि आपका क्या है जो कोर्स है ना वो बिल्कुल तरीके से चल सके। पहले भी हमने बिल्कुल टाइम पे हमने कंप्लीट कर लिया था और काफी अच्छे से कंप्लीट कर दिया था, और मैं ये मान के चलता हूं कि आप सबका पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी यानी हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है बुक जो आपकी, उसका जो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, जो कि किसके ऊपर बात करता है, रोजगार के ऊपर बात करता है, एम्प्लॉयमेंट। तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1 होगा और कोशिश करेंगे 3 या 4 पार्ट में पहले इसको खत्म कर ले। ठीक है ना। तो पहली डेफिनेशन आपकी श्रमिक की आती है कि श्रमिक होता क्या है। तो हमने कहा श्रमिक वह व्यक्ति है, श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन मतलब होता है अर्न अ लिविंग, यानी अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, यानी जीवन को जीने के लिए क्या करता है, जीवन को जीने के लिए किसी प्रकार के, अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के रोजगार में लगा होता है। देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको सारी थ्योरी करवाई थी ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरी थ्योरी प्रोवाइड करने की। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वो कमेंट मैंने बताया मैं हमेशा पढ़ता हूं कमेंट, ठीक है ना। बट हो सकता है उसको रिप्लाई ना कर पाया हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली लिख दिया करो ताकि मैं बाद में जाकर के अगर वो आपकी बात सही है तो मैं उसको लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, एट द एंड 1 नंबर के क्वेश्चन में दोबारा करवाऊंगा, यानी मैं 1 नंबर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और वही प्रॉपर चैप्टर भी करवाऊंगा, दोनों रहेगा हमारे साथ। चलो, तो श्रमिक वो व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए किसी न किसी रोजगार में लगा होता है, उसे कहते हैं श्रमिक। अर्थात श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी न किसी उत्पादन क्रिया में लगा होता है, यानी क्या होता है, काम कर रहा होता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमने अच्छे से कवर कर ली कि श्रमिक क्या होता है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताने के लिए क्या करता है, किसी न किसी रोजगार में लगा होता है, किसी न किसी काम में लगा होता है। अर्थात श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी न किसी उत्पादन क्रिया में लगा होता है। बात आता उत्पादन क्रियाएं यानी उत्पादन गतिविधियां क्या है। तो उसने बोला यह वस्तुओं और सेवाओं, किसके, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को बताता है। यानी उत्पादन गतिविधियां, उत्पादन क्रियाएं क्या बता रही है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को बताता है। वस्तु सेवाओं के उत्पादन की प्रोसेस यानी प्रक्रिया को बताता है, वो ये है। संदर्भित लिख दो या बताता है, एक ही बात है। चलो, आर्थिक और गैर आर्थिक, जिसको आप अनार्थिक भी बोलते हो। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिन, इससे अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। अब ये दुर्लभ वर्ड क्यों किया जाता है, मैंने बताया था क्योंकि आपके जो धरती है ना उसपे जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और मानवीय आवश्यकताएं जो है वो क्या असीमित है। धरती पे जो संसाधन है ना वो सीमित है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और जो मानवीय आवश्यकता है वो असीमित है। तो यहाँ पर दुर्लभ यूज किया जाता है, नहीं स्केर्स रिसोर्सेज की बात करते हैं। स्केर्स मतलब दुर्लभ, यानी जो कम मात्रा में उपलब्ध है। तो उसने बोला आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत धन से संबंधित सभी क्रियाएं शामिल होती है, जबकि जो गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर क्या बोला उसने, गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती है, बट ऊपर वाला प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित होगी। तो धन से संबंधित आर्थिक, धन से संबंधित नहीं है तो कौन सी, गैर आर्थिक यानी अनार्थिक क्रियाएं। क्लियर हो गया ना। चलो, उसमें अगर हम बात करें आगे श्रम आपूर्ति क्या होती है, श्रम पूर्ति क्या होती है। तो श्रम पूर्ति यानी आपूर्ति बोलो या पूर्ति बोलो, तो यहाँ पे आपूर्ति वर्ड यूज किया हमने। तो श्रम आपूर्ति यानी लेबर सप्लाई का मतलब होता है, श्रम आपूर्ति से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है, ठीक है ना, श्रमिकों की उस संख्या से है जो एक दी हुई मजदूरी दर पर, यानी जो आपका जो मजदूरी का जो रेट चल रहा है, ठीक है, उस दर पर, मजदूरी दर पर क्या कह रहा है,
अपनी आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। अपनी आपूर्ति मतलब अपनी सप्लाई करने के लिए, अपनी सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो क्या बोल रहा है वो, श्रम आपूर्ति से अभिप्राय श्रमिकों की उन संख्या से है जो एक दी हुई मजदूरी दर पर, मान लो 700 रुपए चल रहा है, 800 रुपए चल रहा है या 900 रुपए, जो भी मजदूरी दर चल रही है, उस दर पर क्या कर रहा है, अपनी आपूर्ति करने के लिए, नहीं अपनी सप्लाई करने को तैयार है, इतने श्रमिक आने को तैयार है। ठीक है ना। इसे काम के कैसे नापा जाता है, इसे काम के घंटों के रूप में मापा जाता है। कैसे, काम के घंटों के रूप में मापा जाता है, नहीं कितने घंटे काम किया उसके हिसाब से यहां पे उनकी मजदूरी बनती है। क्लियर है। तो काम के घंटों के रूप में से मापा जाता है और मजदूरी दर में परिवर्तन होने पर, यानी जैसे ही आप मजदूरी के रेट में परिवर्तन करते हो, यानी जैसे मान लो पहले 500 चल रहा था, अब आपने 700 कर लिया, तो श्रम की आपूर्ति में भी क्या मिल जाएगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। कि अगर आपने 700 कर लिया तो हो सकता है ज्यादा लेबर आ जाए काम करने को, आपने कम कर दिया तो हो सकता है कम लेबर आए आपके पास काम करने को, आप कम पैसा दे रहे हो उनको। तो मजदूरी दर में परिवर्तन करने पर श्रम की आपूर्ति यानी उसकी सप्लाई में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा श्रम बल क्या होता है, यानी श्रम बल मतलब लेबर फोर्स। बेटा देखो ये यहाँ पे ना बच्चा फंसता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना इन पॉइंट्स को, ये जो लिखने जा रहा हूं मैं अभी आगे और लिखूंगा। तो श्रम बल अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स, तो श्रम बल से अभिप्राय व्यक्तियों की उस संख्या से है, यहाँ पे उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जो वर्तमान मजदूरी दर मतलब जो भी अभी इस टाइम पे रेट चल रहा है, अब 500 रुपए रेट चल रहा है तो 500 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर 700 चल रहा है तो 700 की बात कर लेते हैं। तो जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य है और इच्छुक भी है, यानी यहां पे बात किसकी कर रहे हैं हम, यानी जो काम करने के योग्य एवं इच्छुक है। बात को समझो, इसमें सबको इंक्लूड करा हुआ है। योग्य, तू काम करने के योग्य है, ठीक है भाई, तू कहां आएगा, हमारे श्रम बल के अंदर आएगा। काम करने का इच्छा रखता है, बोला हाँ, तो ठीक है वो श्रम बल के अंदर रखेगा। इसमें ये नहीं बोला है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये नहीं बताया हुआ, योग्य और इच्छुक है ना, बस वही काफी है। तो बहुत डीप आपको समझ, देखो आपको बहुत आसानी से समझ में तो आ रहा है सब कुछ, बट बहुत डीप जाना बहुत जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो किसकी बात कर रहा है। वो श्रम आपूर्ति की बात कर रहा है, श्रम बल की बात कर रहा है, कार्यबल की बात कर रहा है, और अभी एक दो और पढ़ा दूंगा उसकी बात कर रहा है। तो डीप देखो यहाँ पे वर्ड किसको इंक्लूड कर रहा है, जो योग्य है और इच्छुक है। जबकि जब मैं कार्यबल बोलूंगा ना, कार्यबल मतलब वर्कफोर्स, तो ये उन व्यक्तियों की बात करता है जो वास्तव में काम कर रहे हैं, यानी इसमें इच्छुक वाली कोई बात नहीं चलेगी भाई। काम करने के इच्छुक है तू, बट काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा तो भाई नहीं लेना भाई। काम करना चाहिए, इस वाले में काम की बात कर रहा है कि वास्तव में काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता जो काम करने के इच्छुक तो है मगर काम नहीं कर रहे। भाई इसको क्यों करेंगे, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, बस हम उसी को ही इंक्लूड करेंगे, बाकी दूसरे को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी बात क्या हुई, अब देखो फटाफट से बात कंप्लीट करते हैं। श्रमिक की बात की हमने सबसे पहले, मैंने कहा श्रमिक वो व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो जीविकोपार्जन के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ ही रोजगार में लगा होता है। यानी अर्थात श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया या उत्पादन क्रिया में लगा होता है। उत्पादन गतिविधियां वस्तु और सेवाओं की उत्पादन की प्रक्रिया को, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की प्रोसेस को बताता है। कौन, उत्पादन गतिविधियां, उसकी बात कर रहा है। आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, यहाँ पर उत्पादन क्रियाएं भी बोल सकते हो। तो आर्थिक क्रियाएं की अगर हम बात, इसमें बोल रहा हूँ उत्पादन क्रियाएं, ठीक है ना। चलो बात है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से संबंधित होती है, कि आप कैसे उन सीमित संसाधनों को कैसे अच्छे तरीके से यूज करोगे। तो दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से संबंधित होता है, अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित होती है। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वो क्रिया होती है जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा श्रम आपूर्ति की अगर हम बात करें तो श्रम आपूर्ति में मैंने बोला कि श्रमिकों की उस संख्या की बात करता है जो दी हुई मजदूरी दर पर, यानी जो भी मजदूरी दर दी हुई है उस पर आपूर्ति करने को तैयार है, यानी अपनी सप्लाई करने को तैयार है। जो भी मजदूरी दर चल रही है, मजदूरी दर जो चल रही है उस पर अपनी सप्लाई करने को तैयार है, और इसे काम के घंटों के रूप में मापा जाता है। और जैसे ही आप मजदूरी दर में परिवर्तन करते हो तो श्रम की आपूर्ति में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। श्रम बल से अभिप्राय व्यक्तियों की उन संख्या से होती है जो कि वर्तमान मजदूरी दर पर, अगर इस टाइम पे 900 रुपए रेट चल रहा है या 700 चल रहा है जो भी है, तो उस रेट पर काम करने के योग्य भी है और इच्छुक भी है। तो यहाँ पे योग्य और इच्छुक दोनों को लिया जा रहा है, तो ये बड़ा लेवल पे आ रहा है श्रम बल। बट अगर कार्यबल बोलूंगा तो सिर्फ इनमें उन्हीं व्यक्तियों को शामिल करेंगे जो काम कर रहे हैं, इच्छा विच्छा से कोई मतलब नहीं, तो जो काम कर रहे हैं, अर्थात इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता जो काम करने के इच्छुक तो हैं बट काम ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले आएंगे, यहाँ पे चाहे काम करने नहीं करने से मतलब नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है योग्य होना चाहिए और इच्छुक होना चाहिए, बात खत्म। समझ में आ गया। यहाँ तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, क्योंकि अटपटी सी थ्योरी है, मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने की। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी हेडिंग जो है वो है हमारी श्रम जनसंख्या अनुपात। क्या है, सॉरी, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ठीक है ना, ये हमारा है।
ऑब्लिक करके सहभागिता दर यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या पार्टिसिपेशन रेट आपका क्या होता है। क्लियर है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो जहां तक हमने पढ़ा है मैं ये मानता हूं कि आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सहभागिता दर है क्या। तो सहभागिता दर से अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है, यानी जनसंख्या के उस भाग से है, उस प्रतिशत से है जो उत्पादन की प्रक्रिया या, देखो किसमें लिखा है, उत्पादन की प्रक्रिया यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगा हुआ है, या देश में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगा होता है। तो सहभागिता यानी आप उसमें पार्टिसिपेट, हम बोलते हैं ना, देखो स्कूल में फंक्शंस होते हैं तो आप वहां पार्टिसिपेट करते नहीं करते हो। अगर करते हो तो उस टाइम में पार्टिसिपेशन रेट क्या रहता है, और अगर नहीं करते हो तो उस टाइम में पार्टिसिपेशन रेट कितने बच्चों का रहता है, नहीं कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे यहां पे भी हो रहा है कि सहभागिता दर यानी पार्टिसिपेशन रेट से अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो उत्पादन की प्रक्रिया में बोलो या देश में मूल्यवर्धन की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, यानी जो उत्पादन प्रक्रिया में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उसको हमने क्या बोला, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेशन रेट है वो। क्लियर हो गया। यह देश की क्या बताता है, रोजगार की स्थिति को बताता है या दर्शाता है। क्यों, क्योंकि लोग लगे हुए हैं तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो कमा रहे होंगे ना, तो रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। इसके अंतर्गत उच्च अनुपात का अर्थ है अगर आपका रेट अगर हाई आता है, आपका जो रेशियो है वो हाई आता है, तो इसका मतलब अगर आपका रेशियो हाई आता है तो इसका मतलब जनसंख्या का अधिक भाग या अधिक अनुपात जो है ना, वो किसी ना किसी जो देश की जो वस्तु और सेवाएं है ना उसके उत्पादन में क्या है, योगदान दे रहा है। देखो क्या कह रहा हूं, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला देखो क्या वर्ड, पहले यहां से यहां पे देखो, यह श्रमिक जनसंख्या अनुपात है जिसका अनुमान निम्न ढंग से लगाया जा सकता है, सहभागिता दर बराबर कुल कार्यबल अपॉन में कुल जनसंख्या इनटू 100। अब कार्यबल को हमने न्यूमरेटर यानी ऊपर लिखा हुआ है, और क्या नाम है, कुल जनसंख्या को डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले भाग में लिखा हुआ है, अंश में लिखा हुआ है ये, हर में लिखा हुआ है ये। क्लियर है ना। तो जितना ज्यादा रेट आएगा ना, इसका मतलब उतना ज्यादा काम, लोग जो है काम में लगे हुए हैं, क्योंकि कार्यबल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कार्यबल ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, आंसर ज्यादा आएगा। आपको दिमाग लगाओ ना, जो ऊपर रहता है वो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या, उतने लोग क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि कार्यबल का मतलब क्या, जो लोग काम कर रहे हैं, और जितने लोग काम कर रहे हैं इसका मतलब लोग ज्यादा, लोगों के पास क्या एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोगों के पास रोजगार है। तो बोल क्या रहा है, ये कह रहा है सहभागिता दर से अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो किसी ना किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं या देश में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, या तो उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए ऐसे बोल दो, या देश में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, सहभागिता दर बोल दिया। ये रोजगार की स्थिति को दर्शाता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। उसके बाद मैंने बोला जितना ज्यादा ये अनुपात ज्यादा आएगा, यानी जितना अनुपात उच्च होगा, इसका मतलब जनसंख्या का अधिक भाग जो है ना वो किसी देश की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लगा हुआ है। जितना ज्यादा रेशियो हाई आएगा उतना उसका ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है काम कर रही है, इसका मतलब बात समझ, सक्रिय रूप से भूमिका अदा कर रहा है। यह इसी को क्या बोलते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात बोलते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात बोलते हैं, जिसको निम्न ढंग से निकाला जा सकता है, जैसे सहभागिता दर बराबर कुल कार्यबल, यानी कार्यबल ऊपर है, अपॉन में कुल जनसंख्या इनटू 100। समझ में आ गया। कार्यबल निकालना हो तो कार्यबल निकालने के लिए श्रम बल में से माइनस कर देते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या को माइनस कर देते हैं जो काम नहीं कर रहे मगर काम करने के इच्छुक है, यानी जो काम करना तो चाहते हैं बट काम ही नहीं कर रहे, तो उनको थोड़ा ना लेते हैं कार्यबल के अंदर। कार्यबल के अंदर सिर्फ उन व्यक्तियों को लेते हैं जो काम कर रहे हैं, मैंने भी बताया था, तो उन व्यक्तियों को हटा दो श्रम बल में से। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में श्रम बल बड़ा होता है कार्यबल बड़ा होता है, तो आप बोलोगे श्रम बल बड़ा होता है, कि श्रम बल में हर तरह के लोग आ रहे हैं, बट कार्यबल में सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इच्छा विच्छा से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इच्छा वालों को हटा देते हैं जब श्रम बल में से, तब जाके कार्यबल निकलता है। तो बड़ा कौन, श्रम बल, छोटा कौन, कार्यबल। ठीक है ना। चलो, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, मैंने कहा श्रम बल, इसमें हर तरह का व्यक्ति आएगा जो काम कर रहा है, इच्छुक है, सब आएंगे, उसमें से जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको घटा लो। जैसे मान के चलो मेरे पास 100 लोग ऐसे हैं जिसमें से, ठीक है ना, जिसमें से मान के चलो 100 लोग में से एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ 60 है, तो 100 तो हो गया श्रम बल, कार्यबल हो गया, यानी काम जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं 60, तो उसका मतलब 40 ऐसे हैं जो सिर्फ इच्छा जाहिर कर रहे हैं पर काम नहीं कर रहे। तो ये 40 जो निकल के आया आंसर वो क्या है, बेरोजगार है, अभी उनको काम नहीं मिला है, सिर्फ इच्छा है, इच्छा जाहिर कर रखी उन्होंने बट काम नहीं कर रहे हैं। तो श्रम बल में से जो काम कर रहे हैं, यानी 60 लोग काम कर रहे हैं, उनको घटा दिया तो निकल गया वो आंसर जो कि बेरोजगार है, सिर्फ इच्छा जाहिर कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहे। क्लियर हो गया। चलो, बेरोजगारी की दर कैसे निकलती है, तो बेरोजगारी का रेट निकालना है, तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या देख लो पहले कितनी है, उसको नीचे डिवाइड कर दो श्रम बल के आकार से। यहां बच्चा क्या करता है, यहां बच्चा पता है गड़बड़ी क्या करता है पेपर में,
फॉर्मूला ये लिखा आता है, नीचे आता है पॉपुलेशन। बेटा टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करते हैं यहाँ पे, याद रखना। यहाँ पे श्रम बल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो काम करने के इच्छुक है या काम कर रहे हैं उन सबको टोटल करके जो आता है श्रम बल उससे डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे। कभी भी टोटल पॉपुलेशन डिवाइड मत करना है इसको, वरना वाट लग जाएगी वही क्वेश्चन की। तो हम श्रम बल से डिवाइड करेंगे इसे इंटू 100। बात समझ आ गया ना? तो देखो दोबारा बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक, फिर मैं आगे पॉइंट पढ़ाऊंगा। श्रमिक जनसंख्या अनुपात यह सहभागिता दर से अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में बोलो या देश में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं। यह रोजगार की स्थिति को दर्शाता है, ये देश में रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। यहां तक समझ में आ गया? जितना ज्यादा रेशियो या रेट हमारा हाई होगा, रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा या रेट जितना ज्यादा हाई होगा, इसका मतलब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। यह श्रमिक जनसंख्या अनुपात होता है जिसका अनुमान निम्न ढंग से लगाया जा सकता है। कैसे? सहभागिता दर बराबर कुल जनसंख्या यानी कुल कार्यबल, यानी कुल कार्यबल को हमने ऊपर लिया अपॉन में कुल जनसंख्या इंटू 100। क्लियर है? कार्यबल कैसे निकलेगा? श्रम बल में से उन व्यक्तियों को हटा दो जो कि सिर्फ काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो उनको हटा दिया जाता है। तो श्रम बल बड़ा होता है, कार्यबल छोटा होता है। क्लियर है? चलो, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या देखें कैसे निकलेगी। तो श्रम बल यानी टोटल व्यक्ति हमारे पास 100 है, जिसमें इच्छा वाले भी हैं और काम करने वाले भी हैं। तो जिसमें से काम करने वालों को घटा दिया मैंने, तो बच्चे इच्छा जाहिर वाले बेकार पड़े हुए लोग, तो वो 40 हमारे क्या आ जाएंगे? बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या। तो बेरोजगारी दर निकालने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ले ली, अपॉन में श्रम बल ले लिया, श्रम बल जो भी हमारा होगा इंटू 100। ठीक है ना? हमेशा श्रम बल से डिवाइड करना, यहाँ पे याद रखना बस। इधर वाले में कुल जनसंख्या से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? चलो, उसके अलावा भारत में, ठीक है, भारत में कार्यबल की संख्या जो है लगभग 473 मिलियन लोगों की है, या इसको आप ये बोल सकते हो 473 मिलियन बोलो या 47.3 करोड़, ठीक है, लोगों की है। ये लगभग में एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है ना? तो 473 मिलियन बोलो या 47.3 करोड़ लोगों की है। क्लियर है? क्या चीज? कार्यबल बोला हुआ यहाँ पे, कार्यबल की संख्या। ठीक है ना? उसके अलावा विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप, अगर आप बोलोगे जैसे मजदूरी दर मान लो 500 चल रहा है, 100 चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है ना, तो विभिन्न मजदूरी दर के अनुरूप जो श्रम की आपूर्ति यानी जो लेबर की सप्लाई है ना, उसको क्या बोलते हैं? श्रम आपूर्ति बोलते हैं। यानी श्रम की आपूर्ति करना उसको कहते हैं श्रम की आपूर्ति। श्रम की आपूर्ति को श्रम आपूर्ति बोला जाता है। क्लियर हो गया? आगे, भारत में अधिकांश श्रमिकों के लिए कौन सा रोजगार का मुख्य साधन है? तो प्राथमिक क्षेत्र, यानी पहला जो क्षेत्र होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र, वो रोजगार का मुख्य साधन है। ठीक है? अधिकांश लोगों के लिए, यानी अधिकांश श्रमिकों के लिए, अधिकांश श्रमिक यहां लगे हुए प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है? ये बोला हुआ है। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। सीधे फटाफट से नोट डाउन कर लेने से, फटाफट से जितनी जल्दी हो सके। तो आगे देखिए फटाफट से। ठीक है? श्रम की आपूर्ति को मनुष्य दिनों, क्या लिखा हुआ है? मनुष्य दिनों में या व्यक्ति दिनों के रूप में मापा जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, श्रम की आपूर्ति को मनुष्य दिनों या व्यक्ति दिनों के रूप में मापा जाता है। डन। एक व्यक्ति दिन का मतलब होता है 8 घंटे का काम। एक व्यक्ति दिन का मतलब क्या होता है? 8 घंटे का काम होता है। यहां तक आप उतार लीजिए एक बार। ठीक है ना? तो एक व्यक्ति दिन का मतलब 8 घंटे का काम हो गया। और मैंने बोला श्रम की आपूर्ति को कैसे मापा जाता है? मनुष्य दिनों या फिर व्यक्ति दिनों के रूप में मापा जाता है। क्लियर हो गया? आगे, कार्यबल में 70% जो भाग है ना, वो पुरुष श्रमिक का है और 30% जो है वो महिला श्रमिक का है। अब ये एग्जैक्ट नहीं होती फिगर, मैं आपको हमेशा बता दूं, ये लगभग यानी, ठीक है ना, उसकी फिगर है। एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं मिलेगा एग्जैक्ट। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे जो है 70% जो है ये पुरुष श्रमिक है, 30% जो है महिला श्रमिक है। डन। चलो, जिसमें पुरुष और महिला बाल श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है। तो कई बार पेपर में आता है कि क्या उसमें महिला और पुरुष बाल श्रमिक को शामिल नहीं किया जाता? तो आप बोलोगे गलत बोल रहा है, शामिल किया जाता है, बाल श्रमिकों को शामिल किया गया है यहाँ पे। आगे, कार्यबल का 75% मतलब हो गया 3/4। कैसे? 75% मतलब 75/100, 25 या 75, 25/100, यानी 3/4 भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है ना? तो 3/4 जो है वो कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में। और 25% मतलब 25/100, 25 से कम 25, 25 से 100, यानी 1/4। और 1/4 भाग क्या है? शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो 75% भाग है वो कहाँ है? वो, या उसको 3/4 भी बोल सकते हो, वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। और कार्यबल का जो 25% भाग है, नहीं 1/4, 1/4 जो हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है? शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन। उसके अलावा मजदूरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है।
या किया गया है, ठीक है ना। पहला स्वनियोजित मजदूर, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, यानी खुद का काम कर रहे हैं जो। और दूसरे होते हैं भाड़े के मजदूर, यानी जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो अपने ही व्यापार अथवा व्यवसाय में लगे होते हैं। अब ये व्यवसाय किसका है? उनका अपना खुद का, तो खुद का काम कर रहा है जो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है ना। अपना ही कोई व्यापार चला रहा है, व्यवसाय चला रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एक बार देखो क्या, श्रम की आपूर्ति को मनुष्य दिनों या व्यक्ति दिनों में मापा जाता है। एक व्यक्ति दिन का मतलब 8 घंटे का काम होता है। 70% जो है पुरुष श्रमिक, लगभग कार्यबल का 70% जो है पुरुष श्रमिक और 30% जो है महिला श्रमिक है, इसमें बाल श्रमिक को शामिल किया जाता है। 75% मतलब हो गया 3/4 ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कार्यबल का, और 25% यानी 1/4 शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मजदूरों का वर्गीकरण मैंने कहा 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो तुम्हारा हो गया स्वनियोजित मजदूर, और दूसरा हो गया आपका भाड़े के मजदूर, ठीक है। स्वनियोजित मजदूर वो मजदूर होते हैं जो अपने ही व्यापार या अपने ही व्यवसाय में लगे होते हैं, जबकि भाड़े के मजदूर वो मजदूर होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, यानी दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दूसरों को अर्पित करते हैं, यानी आप अपनी सेवाएं दे रहे हो उसको और बदले में उससे क्या ले रहे हो? मजदूरी या वेतन ले रहे हो। अब ये बहुत टीचर्स पूछते हैं यहाँ पे कि मजदूरी वेतन यानी पैसे की फॉर्म में ले रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। या तो आप पैसे की फॉर्म में ले लो या काइंड, यानी कैश में ले लो या काइंड में ले लो, ठीक है। कैश मतलब नकद के रूप में आप ले सकते हो, या फिर आप मतलब मजदूरी वेतन कैसे ले सकते हो? वस्तुओं के रूप में। जैसे कई बार होता है ना, आपने किसी के यहाँ पे काम किया, उसने आपको गेहूं का कट्टा दे दिया भर के, चाहो तो इतना गेहूं तुम भी ले लो, तो आपको क्या पैसे मिला? पैसे तो नहीं मिला, गेहूं मिल गया ना। समझ में आया? कई बार होता है कि आपने एक कंपनी में काम किया, कंपनी ने बोला देखो तुमने मेरा आज का दिन तुमने मेरे पास दिया, जाओ एक लैपटॉप तुम्हें दे देता हूं उसके बदले, तो तुम्हें लैपटॉप मिल गया ना, पैसा तो नहीं मिला। तो आपको पैसा जो है वो मजदूरी वेतन ना पैसों की फॉर्म में भी मिल सकता है और वस्तुओं की फॉर्म में भी मिल सकता है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। दोबारा बोल देता हूं, पैसे या वस्तुओं की फॉर्म में मजदूरी वेतन मिल सकती है आपको। क्लियर हो गया? तो कोई भी टीचर आपसे पूछेगा तो अब आप आराम से आंसर दे सकते हो, बोलना सर मजदूरी वेतन जो है ना इस केस में आपको या तो पैसों की फॉर्म में मिल जाएगी, या हो सके तो आपको वस्तुओं की फॉर्म में भी मिल सकती है, किसी अदर फॉर्म में, ठीक है ना, अदर देन कैश बोलते हैं उसे। तो देखो मैंने यहां तक आपको करवा दिया है ना। यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताना जा रहा हूं इस चैप्टर में। अभी तक तो देखो चैप्टर कोशिश कर रहा हूं बिल्डअप करने की, ताकि आपको आसानी से ना इसके नोट्स मतलब मिल जाए बने बने, बट कोशिश करना अभी मत कूदना डायरेक्टली इस चैप्टर में। पहले वो 4 चैप्टर वहां से कंप्लीट कर लो, ताकि आपका नेशनल कम वहां से कंप्लीट हो जाए, और 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ आ जाना, ठीक है। तब तक मैं इनकी वीडियोस लगातार बनाता चला जाऊंगा आपके लिए। डन? तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है ना। बात जो है मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट नंबर 2। डन? धन्यवाद दोस्तों।